एक और वीडियो लेकर आए हैं हम। ठीक है, इस वीडियो में हम जो छत्तीसगढ़ का एक और हमारा सीरीज चल रहा है ना, छत्तीसगढ़ जीके का मल्टीपल, उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीके के अंतर्गत हम लगभग आपका 150 प्लस या 150 के आसपास कर चुके हैं। ठीक है, प्रश्न आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, रेवा राव का जो रेवा राव था ना, उसका संबंध किससे है। ठीक है, प्रश्न बोलता है रेवा राव का संबंध किससे है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन लेना है। चलो, तो जो रेवा राव का संबंध था ना दोस्तों, वो था आपके रहस्य। ठीक है, रेवा राम जी रहस्य से संबंधित थे। ठीक है, किससे? रहस्य से संबंधित थे रेवा राम। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी शासक का उल्लेख है। ठीक है, तो बाबू रेवाराम ने जो पांडुलिपि थी उसकी, उसमें इसने एक दरबारी कवि था। दरबारी कवि नहीं था, शासक था। ठीक है, और कौन था? कल्याण साय। ठीक है, तो कल्याण साय के बारे में बाबू रेवाराम की जो पांडुलिपि है ना, उसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य के कवि थे? किस राज्य के कवि थे दोस्तों वो रेवाराम जी? तो वो रतनपुर राज्य के कवि थे। किस राज्य के? रतनपुर राज्य के कवि थे रेवाराम जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक जो हैं यानी कि बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? ठीक है, तो बाबू रेवाराम जो है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन लिया गया है मराठा काल। ठीक है, क्या लिया गया है? मराठा काल। तो बाबू रेवाराम जी मराठा काल से संबंधित थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, मराठा काल से। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी जो होता था उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, ये क्या करता था? कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी जो है वो कौन था? ठीक है, तो जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे कहा जाता था महाप्रमात। क्या कहा जाता था? महाप्रमात कहा जाता था, जो कि लगान अधिकारी होता था, प्रमुख लगान अधिकारी। ठीक है, उसके बाद कलचुरी रायपुर में जो कलचुरी शाखा है वहाँ पे प्रथम शासक कौन था? रायपुर के कलचुरी शासन में, तो वहाँ पे प्रथम शासक था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है, रायपुर की जो कलचुरी शाखा थी ना वहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पद त्याग दिया था किसने? जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो राय साहब की उपाधि त्याग दिया था किसने? तो ये थे पंडित वामन राव लाखे जी। ठीक है, पंडित वामन राव लाखे। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन कौन थे? ठीक है, बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो वहाँ पे नेता कौन कौन थे बिलासपुर से? ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर लेना है 1, 3, 4। ठीक है, एक तो हो गया ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, ठाकुर छेदीलाल। उसके बाद है यदुनंदन श्रीवास्तव। ठीक है, और राजकिशोर वर्मा। ठीक है, तीनों के तीनों। ठीक है, कौन कौन बताया हमने? हमने बताया छेदीलाल जी को। ठीक है, छेदीलाल। ठीक, इसके अलावा हमने बताया यदुनंदन श्रीवास्तव। ठीक है, यदुनंदन यदुनंदन और राजकिशोर वर्मा। ठीक है, राजकिशोर। तो ये जो तीनों के तीनों थे, ये बिलासपुर से जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ तो इन्होंने बिलासपुर से असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, छेदीलाल और ठाकुर छेदीलाल,
यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और राजकिशोर वर्मा, तीनों के तीनों। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। ठीक है। अब रतनपुर से राज्य करने वाले कलचुरी शासक कौन थे? ठीक है। तो यहाँ कलचुरी रतनपुर से 2-3 राजाओं ने शासन किया, लेकिन इनका क्रम किस प्रकार था? ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब क्रम देखना है ना, तो सबसे पहले जो विकल्प में दिया है उनमें ठीक है, तो वो विकल्प में देख देख दिया है, उसमें से हमें देखना है। तो सबसे पहले ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें? शासन किया था, तो सबसे पहले शासन किया था जाजालुदेव ने। ठीक है। सबसे पहले शासन किसने किया था? तो जाजालुदेव ने सबसे पहले शासन किया था। उसके बाद रत्नदेव ने, फिर पृथ्वीदेव ने, फिर प्रतापमल देव ने। ठीक है। सबसे पहले शासन किया था जाजालुदेव ने। ठीक है, जो विकल्प दिया उसमें से हम बता रहे हैं। फिर शासन किया था रत्नदेव ने, उसके बाद पृथ्वीदेव ने, उसके बाद प्रतापमल ने। तो इसके लिए एक ट्रिक भी हमने ये बनाया है। ठीक है, जरा पी प्रा। ठीक है, जरा पी प्रा। इसे अब जो विकल्प दिया रहेगा उसमें से आप आसानी से याद कर लेंगे, जजालुदेव, रत्नदेव, पृथ्वीदेव और प्रतापमल देव। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न है, कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? ठीक है। कौन सा वो कलचुरी राजा था जिसने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए थे? ठीक है। तो वो था जाजालुदेव प्रथम। कौन था? जाजालुदेव प्रथम। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सही होगा वो आपको टिक करना है। तो यहाँ पे दिया है, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकारी सीमित थे। तो ये सही है, सही नहीं है। ठीक है। अगला है, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अमात्य होते थे मंत्रीगण। ठीक है, महामंत्रीगण। ठीक है, इनके जो सदस्य थे ना, उन्हीं पर दायित्व होता था प्रशासन के विभागों का दायित्व। ठीक। अगला पॉइंट है, राज्य जो है गढ़ों में विभाजित था। ठीक है, तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे, और ये भी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, मारो, विजयपुर, खरौद। ठीक है, कौन कौन सा? मारो, विजयपुर, खरौद, नवागढ़, पंडरभट्टा, सेमरिया, चांपा, लाफागढ़, छुरी, केंदागढ़, मातिन, उपरोड़ा, पेंड्रा, करकट्टीगढ़। ठीक है, ये सभी किस शाखा के गढ़ थे? ऐसा यहाँ पे प्रश्न है कि किस शाखा के गढ़ थे, रतनपुर शाखा के या रायपुर शाखा के? तो ये दोस्तों रतनपुर शाखा के गढ़ थे। किस शाखा के? रतनपुर शाखा के सभी के सभी गढ़ थे। जो छत्तीसगढ़ में पहले छत्तीसगढ़ था ना, 18 गढ़ ऊपर 18 गढ़ नीचे, शिवनाथ नदी का। तो शिवनाथ नदी का ऊपर वाला जो था रतनपुर क्षेत्र का, ये सभी गढ़ रतनपुर क्षेत्र में आते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। जी सही है। ठीक है, राजा जो है राजाओं के उससे होता था ना, एक राजा उसके बाद दूसरा राजा, फिर प्रशासन में। ठीक है, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, और जो अमात्य लोग थे, ठीक है, यही पिछले प्रश्न में बताया, तो ये लोग राजाओं की क्या करते थे? सहायता करते थे, है ना। तो दोनों का दोनों कथन ठीक है। ठीक है, दोनों कथन ठीक है। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ में शासन किया? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के बाद किसने शासन किया? मराठों ने। कलचुरियों के बाद मराठों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया। अगला प्रश्न, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो जो रायपुर शाखा था ना कलचुरियों का, उसमें अंतिम शासक था अमर सिंह। कौन? अमर सिंह। अब यहाँ देखना है कलचुरी वंश और उसकी
उसमें जो शासक हुए उनके समय की घटनाओं को, ठीक है, इसमें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, कलिंग राज। ठीक है दोस्तों, कलिंग राज के समय क्या हुआ था, है ना। तो कलिंग राज के समय दोस्तों ये हुआ था कि इसने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? कलिंग राज ने। ठीक है, जाजलूदेव प्रथम ने क्या किया था, तो बस्तर में एक राजा था सोमेश्वर देव, इसको हराया था। किसने? जाजलूदेव प्रथम ने। ठीक, उसके बाद कल्याण साय। कल्याण साय क्या था दोस्तों, ये मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। मुगल दरबार में जहांगीर या अकबर के समय ये कल्याण साय वहाँ पे उपस्थित हुआ था। ठीक है, उसके बाद रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह ने क्या किया, तो ये दोस्तों रघुनाथ सिंह मराठों के सामने क्या कर देता है, समर्पण कर देता है। उनसे लड़ नहीं पाता तो ये समर्पण कर देता है। ठीक है, इस प्रकार ये यहाँ पे ये प्रश्न पूरा होता है कि कलिंग राज ने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया, जाजलूदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को हराया, कल्याण साय मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक है, रघुनाथ सिंह मराठा सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने तुमाड़ में राजधानी बनाई? तुमाड़ में राजधानी, तो जो कलिंग राज था यानी कलिंग, ठीक है, इसने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहले। ठीक है, अगला प्रश्न, कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो दोस्तों जो पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति था जगपाल देव। ठीक है, इसे कलचुरी राज्य का प्रतापी सेनापति माना जाता है। अगला प्रश्न, कलचुरी शासक और उनके समय की घटना के बारे में फिर से यहाँ पे बताना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलूदेव प्रथम, जाजलूदेव द्वितीय, उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। तो इसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, है ना। उसके बाद जाजलूदेव प्रथम, जाजलूदेव प्रथम ने क्या किया था, इसने सोमेश्वर देव को हराया था, पिछले प्रश्न में हमने बताया। उसके बाद जाजलूदेव द्वितीय, जाजलूदेव द्वितीय ने क्या किया था, त्रिपुरी के कलचुरी राजा, ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी राजा ने इस पर आक्रमण कर दिया था जाजलूदेव द्वितीय के ऊपर, तो उसे इसने हरा दिया था, जय सिंह को। त्रिपुरी से इसने आक्रमण किया दिया था छत्तीसगढ़ के जाजलूदेव प्रथम पर। हालांकि ये भी कलचुरी और वो भी कलचुरी थे। ठीक है, और फिर लास्ट आते पृथ्वीदेव द्वितीय, तो इसका सेनापति था जगपाल देव। ठीक है, जिसके द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय का क्या था, एक सेनापति था जगपाल देव, जिसने राजीव लोचन मंदिर का क्या कराया, जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो दोस्तों जब 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठों ने आक्रमण किया, उस समय कलचुरी शासन कर रहे थे। ठीक है, तो कलचुरी शासक कौन था? तो उस समय मैंने बताया ना कि ये जो रघुनाथ सिंह था, ठीक है, इसने क्या किया था, रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो यही उस समय शासन कर रहा था। फिर अगला ये कथन पढ़ना है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। बिल्कुल सही है। राजा की सहायता के लिए अमात्य लोग, मंत्री लोग थे। बिल्कुल सही है। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में यानी प्रांतों में विभाजित था। ये भी सही है। तो तीनों का तीनों सही है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, चलिए ठीक है। मेनका द्वार या दरवाज़ा कहाँ है? ठीक है दोस्तों, तो मेनका द्वार या जो दरवाज़ा है वो है चैतुरगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर है? चैतुरगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तुमाड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासक ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। अब दोस्तों तुमाड़ पर तो कलिंग राज ने, उसके बाद कमल राज ने भी शासन किया था। ठीक है, तो जो विकल्प में दिया है ना, उसमें कलिंग राज और कमल राज, कलिंग राज और कमल राज दोनों ने शासन किया था। कहाँ से? तुमाड़ से।
ठीक है। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? अब एक प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, वामन राव लाखे। क्या नाम याद रखना है? वामन राव लाखे। ठीक है, वामन राव लाखे ने 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में इसने झंडा फहराया था। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, कौन से शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे? ठीक, अब रायपुर में जो कलचुरी शाखा थी उनमें कौन कौन से शासक मौजूद थे? ठीक है, तो आपको सीधा बताना है, चामुंड देव सिंह भी वहाँ था, है ना, उमेन सिंह शासक भी था और अमर सिंह देव भी था। लेकिन ये मोहन सिंह देव, ये दोस्तों ये रतनपुर शाखा में था। ठीक है, मोहन सिंह देव, जबकि चामुंड सिंह देव, ठीक है, चामुंड सिंह देव, उमेन सिंह देव और अमर सिंह देव तीनों के तीनों रायपुर शाखा में थे। ठीक है, हालांकि मोहन सिंह रतनपुर शाखा में था। ठीक है, तो पूछा रायपुर शाखा, तो तीनों मौजूद थे उस समय, चामुंड सिंह देव, उमेन सिंह देव, अमर सिंह देव। ठीक है। अगला प्रश्न, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, रायपुर में, ठीक है, रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लेना है रामचंद्र देव को। किसको? रामचंद्र देव को। ठीक। अगला प्रश्न, 18 जनवरी 1941 को बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, 18 जनवरी 1941 में बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? ठीक है, कब आयोजित हुआ था? 18 जनवरी 1941 में। कहाँ पे? बिलासपुर में। क्या आयोजित हुआ था? छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे उसके अध्यक्ष? तो वो थे सरयू प्रसाद। ठीक है, सरयू प्रसाद त्रिपाठी। सरयू प्रसाद त्रिपाठी जो थे वहाँ पे प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न, कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था। ठीक है, कारण मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में इसका उल्लेख है। यहाँ बताना है दोस्तों, कथन दिया है और उसके बाद कारण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सत्य हैं दोस्तों, और जो कारण है ना कथन को स्पष्ट करता है। यानी कि ये सही है कि कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था, है ना, और ये भी सही है कि मुगल सम्राट जहांगीर की जो आत्मकथा है ना उसमें इसका उल्लेख भी है। तो यहाँ पे कथन भी सही है, कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है ना नीचे दिया हुआ है वो कथन को स्पष्ट भी करता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजीव के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार कराया था? ठीक है, तो कौन सा राजा था वो? ठीक है, तो वो राजा था पृथ्वीदेव द्वितीय, जिसका सेनापति था जगपाल देव। ठीक है। अगला प्रश्न, एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली को जीता था। ठीक है, कलचुरी शासक था, इसने कोसल के यानी जो छत्तीसगढ़ था उस समय, उससे सोमवंशी शासक से क्या किया था? पाली को जीता था। ठीक है, कलचुरी शासक कौन था? तो वो था दोस्तों शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। ठीक है, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग था वो। कौन था? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। ठीक है, जिससे उसने ये जीता था। ठीक है, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। ठीक। अगला प्रश्न, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन थी? तो प्रथम राजधानी आपको पता ही होगा दोस्तों, प्रथम राजधानी थी कौन थी? प्रथम राजधानी, तो इनकी प्रथम राजधानी थी तुमाड़। ठीक है दोस्तों, तुमाड़ इनकी क्या थी? प्रथम राजधानी थी। याद रखिएगा कलचुरियों की। ठीक है, तुमाड़। अगला प्रश्न,
बिंबाजी भोंसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा शासक थे। कारण उन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ जीता था। दोस्तों कथन तो सत्य है लेकिन कारण कारण जो है वो गलत है। दोस्तों ये सत्य है कि बिंबाजी भोंसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शासक थे, ठीक है, इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया था, ठीक। और उन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ को जीता, ठीक है, ये पूरे छत्तीसगढ़ को नहीं जीते थे भाई, ठीक है। तो कारण जो है वो गलत है, इसका कथन सत्य है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांवों का होता था। दोस्तों एक गढ़ में 84 गांव होते थे। कितने गांव होते थे? 84 गांव होते थे एक गढ़ में, ठीक है। अगला प्रश्न, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता था। ठीक है, राजस्व विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था ना, उसे महाप्रमात कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? महाप्रमात। ठीक है दोस्तों, उसे महाप्रमात कहा जाता था, जो राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी कहलाता था, महाप्रमात। ठीक है, राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में स्थानीय कामकाज के संचालन हेतु नगरों और गांवों में कौन सी संस्था थी। दोस्तों कौन सी संस्था थी? आपको टिक करना है पंचकुल। ठीक है, पंचकुल। ठीक है दोस्तों, जो पंचायती राज है ना, इसे पंचकुल कहते थे पहले। यही व्यवस्था थी स्थानीय कामकाज के लिए उस समय कलचुरी काल में। ठीक है, अगला प्रश्न, विख्यात सोना खान जमींदारी स्थित थी। दोस्तों कहाँ स्थित थी? जो सोना खान जमींदारी है वो स्थित थी बलौदा बाजार तहसील में। ठीक है, अगला प्रश्न, है कलचुरी को पराजित करने वाले मराठा कौन थे। ठीक है, जो है थे यानी कलचुरी थे, इनको पराजित करने वाले मराठा कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो ये थे भोंसला वंश वाले। ठीक है, जो नागपुर के भोंसले थे ना, यही लोग थे ना जिन्होंने कलचुरियों को पराजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पे ऑप्शन दिया ना, उसमें कमल राज ने शासन किया सबसे पहले, फिर रत्नदेव प्रथम आए। ठीक है, उसके बाद जाजालुदेव प्रथम आए। ठीक है, इस प्रकार सबसे पहले तो वहाँ यहाँ उसके बाद कलचुरियों में कलिंग राज आए थे। ठीक है, कौन? कलिंग राज। लेकिन ऑप्शन में जो दिया है उसमें कमल राज, फिर रत्नदेव प्रथम होगा, ये रत्नराज लिख दिया है, फिर जाजालुदेव प्रथम। ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। कमल राज, रत्नदेव प्रथम, फिर जाजालुदेव प्रथम। ठीक, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के मंदिर, ठीक है, इसको मिलान करना है निर्माणकर्ता राजवंश से। ठीक है दोस्तों, तो मिलान करिए। लक्ष्मण मंदिर शिरपुर, इसका निर्माण किसने किया था? ठीक है दोस्तों, लक्ष्मण मंदिर शिरपुर का निर्माण किया था दोस्तों पांडुवंशियों ने। किन्होंने? पांडुवंशियों ने। ठीक, इसके बाद भोरम देव मंदिर कवर्धा, इसका निर्माण किया था दोस्तों फड़ी नागवंश के जो शासक थे ना, उन लोगों ने। फिर शिव मंदिर जो बारासूर है, दंतेवाड़ा में शिव मंदिर बारासूर, इसका निर्माण किया था छिंदक नागवंशी शासकों ने। ठीक है, फिर कलचुरी वंश में जो शिव मंदिर पाली, इसका निर्माण किन लोगों ने कराया? तो इसका निर्माण कराया कलचुरी वंश के लोगों ने। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न। अगला प्रश्न, कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? ठीक है दोस्तों, इसमें से बताना है कौन जो है वो कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था। ठीक है, तो यहाँ पे दीवान, दाऊ, गौटिया, ठीक है, ये सभी जो है कलचुरी शासन व्यवस्था में अधिकारी थे। ठीक है दोस्तों, दीवान था, ठीक है, कौन था? दीवान, ठीक है, दाऊ और गौटिया। ठीक है, तीनों के तीनों क्या थे? कलचुरी शासन व्यवस्था में अधिकारी कहलाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक कौन था? ठीक है, आज पाली में, कोरबा के पाली में क्या शिव मंदिर है, ठीक है, उसका मरम्मत किसने करवाया था? तो कलचुरी शासक। ठीक है, कलचुरी शासक था कौन? जाजालुदेव प्रथम। ठीक है,
कलचुरी शासक जाजालुदेव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराया था। ठीक, अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ठीक है, 1857 में जब क्रांति हुआ तो उस समय रायपुर में डिप्टी कमिश्नर किसे बनाया गया था? ठीक है, तो दोस्तों आप इसको समझना, इडियट इडियट था साला, ऐसा करके। ठीक है, तो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इडियट उस समय 1857 में, जिन्हें सबको लड़ाया ऐसे करके, तो कैप्टन इलियट था। ठीक है, अगला प्रश्न, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने कराया था? ठीक है, तो जांजगीर में विष्णु मंदिर बनवाया था इसने, तो ये था अपने नाम से। ठीक है, जाजालुदेव प्रथम। ठीक, इसने जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। कलचुरी और मराठों की राजधानी का गौरव प्राप्त था किसे? वन एंड ओनली रतनपुर। ठीक है, कलचुरी वंश और मराठों ने भी रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, ऑप्शन बी। ठीक है, भारत के अवैध किलों में गिना जाता है किसे? दोस्तों चैतुरगढ़ का जो किला है उसे भारत के अवैध किलों में गिना जाता है। ठीक है, दोस्तों कलचुरी काल में इस राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण रतनपुर में दोस्तों एक सती प्रथा रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होती। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो रतनपुर में सती चौरा भी स्थित है। ठीक है, तो यही है, सती चौरा स्थित है रतनपुर में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? किसने बनवाया था? तो वो शासक था राज सिंह देव। ठीक है, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया? दोस्तों बादल महल बनवाया था किसने? राज सिंह ने, राज सिंह। ठीक है, राज सिंह देव ने बादल महल बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, 1907 में देश की प्रथम छात्र हड़ताल किसके नेतृत्व में नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो ये अपने बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इनके नेतृत्व में 1907 में देश की प्रथम जो छात्र हड़ताल हुआ था, इन्हीं के नेतृत्व में नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुआ था। किनके नेतृत्व में? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में। 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? ठीक है दोस्तों, 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने। ठीक है, 1910 में इसने राष्ट्रबंधु नाम की एक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी ने 1910 में। ठीक है, अगला प्रश्न, कचूरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को हराया था? पिछले प्रश्न में हमने बता दिया आपको, जाजालुदेव प्रथम ने। ठीक है, अगला प्रश्न, कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? ठीक है, तो कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा धर्मलाल सिंह। कौन? राजा धर्मलाल सिंह को कोरिया राज्य के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? तो दोस्तों वो समय था 1995 का। कौन सा समय था दोस्तों? 995। ठीक है, 995 ईस्वी में। ठीक है, कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, तुमाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? ठीक है, तो वो था रत्नराज प्रथम। दोस्तों बुक में जो रत्नराज प्रथम दिया है रहा, ये मेरे ख्याल से रत्नदेव प्रथम होना चाहिए। ठीक है, रत्नदेव प्रथम। ठीक है भाई, रत्नदेव प्रथम। ठीक, रत्नदेव प्रथम, जिसने तुमाड़ से शासन किया था अंतिम कलचुरी शासक के रूप में। जो राजधानी तुमाड़ थी वहाँ से, उसके बाद तो इनकी जो राजधानी है वो बाद में क्या हो जाती है? रतनपुर हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, कलचुरी शासक राज सिंह
का दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने किस चीज़ की रचना की थी? तो उसने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था खूब तमाशा। क्या नाम था? खूब तमाशा। किसने लिखा था? कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि था। कौन था? वो था गोपाल सिंह, ठीक है, जिसने खूब तमाशा लिखा था। ठीक है। अगला प्रश्न, 1920 में 37 दिनों तक चलने वाली राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल के श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये ज़बरदस्त हड़ताल किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक कौन आया था? ठीक है दोस्तों, कौन आया था? तो दोस्तों मराठा अगर शासक कहे तो आया था बिंबाजी भोसले। ठीक है। भास्कर पंत तो इनका सेनापति था। ठीक है। लेकिन शासक बनकर आया था सबसे पहले बिंबाजी भोसले। ठीक है। अगला प्रश्न, 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल निम्नलिखित में से कितने दिनों तक चली थी? तो दोस्तों जो 1920 में बीएनसी मिल हड़ताल हुआ था राजनांदगांव में, जो कि ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल था, ये कितने दिनों तक चला था? तो ये चला था दोस्तों 36 दिनों तक। ठीक है। सबसे लंबी अवधि का हड़ताल था ये, सबसे लंबी अवधि का मजदूर हड़ताल छत्तीसगढ़ का। ठीक है। इस राज्य की संत परंपरा में नहीं आता कौन? ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है ना, बैरागी पंथ और बारकरी है ना, तो इसमें बैरागी पंथ वगैरह तो आते हैं, लेकिन ये जो बारकरी है ना, ये नहीं आता अपने स्टेट में। ठीक है। अगला प्रश्न, कलचुरी वंश के किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर देव को हराया था? ठीक है दोस्तों, वही प्रश्न फिर से, जाजालुद्दीन प्रथम ने बस्तर का जो सोमेश्वर देव था उसको हरा दिया था। ठीक है। 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया था? ठीक है दोस्तों, वही महान नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है। 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। ठीक है। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुमाड़ राजधानी से शासन किया? ठीक है दोस्तों, तुमाड़ से शासन किया, फिर से वही आ गया दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ से शासन किया था कलिंग राज ने भी, कमल राज ने भी और रत्नदेव ने। ठीक, शुरू के इन शासकों ने, जो शुरुआती राजधानी थी ना इनकी तुमाड़, वहाँ से इन लोगों ने शासन किया था। ठीक है। कलिंग राज, कमल राज और रत्न राज या रत्नदेव ने। ठीक है। अगला प्रश्न, दोस्तों छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक लोग क्या उपाधि धारण करते थे, या क्या उपाधि था उनका? छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी शासन था और जो रायपुर शाखा थे इनकी ना, ये लोग महाराजकुमार की उपाधि धारण करते थे। ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक था कलिंगराज। कौन था? कलिंगराज। ठीक है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रत्नदेव द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों रत्नदेव द्वितीय, इसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। त्रिपुरी से जो कलचुरी थे ना, वो इन कलचुरियों पर आक्रमण कर रहे थे छत्तीसगढ़ के यहाँ पर शासन करने के लिए, लेकिन इसे हरा नहीं पाया। ठीक है। रत्नदेव द्वितीय को वो हार गया था। ठीक है। उसके बाद उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोटगंग ने भी आक्रमण किया था रत्नदेव द्वितीय के समय, और वो भी हार गया था। ठीक है दोस्तों, अनंत वर्मा चोटगंग भी हार गया था रत्नदेव द्वितीय से, और उसने गौड़ जो बंगाल था उस पर आक्रमण करके वहाँ पर गौड़ शासक को हरा दिया था। किसने? रत्नदेव द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। उसके उपरांत सामंत वल्लभराज ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया, तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों सामंत वल्लभराज के बारे में। ठीक, तो ये गलत है, चौथा नंबर। ठीक है। 3 सही है, 1 गलत है, तो गलत पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, किस राज्य के शासकों का वंश जो है वो रक्सेल था? ठीक है। किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? ठीक है दोस्तों, तो वो था सरगुजा। ठीक है। कौन था वो? सरगुजा। ठीक है।
सरगुजा के जो शासक थे ना, इनका वंश क्या था, रक्षेल था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसका अर्थ से सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, असुमेलित नहीं है। ठीक है। तो टकोली, टकोली किसे कहा जाता था दोस्तों, तो जो जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना होता था ना, जमींदार लोग वार्षिक रूप से जो नजराना देते थे उसे टकोली कहा जाता था। उसके बाद आबकारी, आबकारी क्या था, तो मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए जो लाइसेंस शुल्क देना पड़ता था ना, उसे आबकारी कहा जाता था। इसके अलावा जो शायर था है ना, वो विक्रय कर था। ये सभी सही है, लेकिन जो सेवाई क्या है, तो पशुओं पर लगाया जाने वाला कर ये नहीं था, पशुओं पर नहीं लगाया जाता था ये सेवाई को। ये सेवाई शायद आयात निर्यात जो कर होता है ना, ये शायद था। ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ये नहीं था, बाकी सभी था, टकोली, आबकारी, शायर। ठीक है। अगला प्रश्न, मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिया था। उस किले का नाम क्या था दोस्तों। ठीक है। मोहम्मद खां तारान को, ठीक है, इसने क्या किया था, सैन्य सेवा में बहादुरी का काम किया था। तो बिम्बाजी भोसले ने इनको किले के अंदर 5 क्षेत्र दिए थे। ठीक है। उस क्षेत्र का नाम क्या था, 5 स्थान दिए थे, जिसे क्या कहा जाता था, मदनगढ़। क्या कहा जाता था, जिसे मदनगढ़। ठीक है। उसे मदनगढ़ के नाम से जाना जाता था। नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे। ठीक है। नागपुर के जो भोसला वंश था, उसमें से कौन से जो व्यक्ति हैं वो 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे। ठीक है। तो इनमें दोस्तों ये लेना है बिम्बाजी, चिमड़ा जी और बैंको जी। ठीक है। बिम्बाजी, चिमड़ा जी और बैंको जी, ये इन्होंने 1758 से 1811 तक के समय में छत्तीसगढ़ में शासन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है दोस्तों मराठा काल में हुए जनजाति विद्रोह और उसके सन को। ठीक है। अरे यार, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं तारापुर विद्रोह। तो दोस्तों तारापुर विद्रोह जो है ये हुआ था 1842-54 में हुआ था। तारापुर विद्रोह 1842 से 54 के मध्य हुआ था। ठीक है। तारापुर विद्रोह, तो तारापुर विद्रोह हो जाएगा आपका 1842 से तीसरा में। हलवा विद्रोह हुआ था दोस्तों 1774-77 में। ठीक है। उसके बाद मेरिया, मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 और 63 में। ठीक है। 1842 से 63 में मेरिया विद्रोह हुआ था। फिर परलकोट विद्रोह, तो परलकोट जो विद्रोह है ना, ये हुआ था 1824-25 में परलकोट विद्रोह। और तारापुर विद्रोह कब हुआ था, ये 1842 से 54 के मध्य में। ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हुआ। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न बोलता है कौन सी जोड़ी सुमेलित है, मराठा सूबेदार और उनकी उपलब्धि के बारे में सुमेलित नहीं है बोलना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना मराठा सूबेदार था महिपत राव दिनकर। ठीक है। महिपत राव दिनकर के समय क्या हुआ, आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष हुआ। ठीक है। इनका जो संघर्ष है वो आनंदीबाई थी शासिका, इनसे इनका संघर्ष हुआ। फिर केशव गोविंद, केशव गोविंद ने दोस्तों पिंडारी आक्रमण से क्या किया, केशव गोविंद ने पिंडारी आक्रमण से रक्षा किया। फिर भीकाजी गोपाल, इसके समय सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया गया था। ठीक है। भीकाजी गोपाल ने सरगुजा जमींदारी में क्या किया था, हस्तक्षेप किया था। ठीक है। और सखाराम हरी ने क्या था, ये बस्तर जमींदारी पर आक्रमण किया था। तो ये गलत है। ठीक है। ये सुमेलित नहीं है, सखाराम हरी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक है। बाकी महिपत राव दिनकर के समय आनंदीबाई से सत्ता संबंधी संघर्ष हुआ था। केशव गोविंद के समय पिंडारी आक्रमण हुआ था, उसके रक्षा किया इसने। और बीकाजी गोपाल ये सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप इन्होंने किया था। ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर तो हो जाएगा डी, जो संबंधित नहीं है, बाकी ये सब मिलते जुलते हैं।
मैं आता थोड़े टाइम में। और पानी चालू कर दे नहीं तो मम्मी बहरी थारे खड़े रहना। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, हाँ, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी और उसका दायित्व क्या था। ठीक है, जो परगना अधिकारी थे वगैरह थे, अधिकारी वगैरह, उनका दायित्व उन सबको सुमेलित करना है। तो कमाविजदार, ठीक है, कमाविजदार, कमाविजदार क्या था, एक नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन का इसका जिम्मेदारी होता था कमाविजदार का। ठीक है, तो यही जो है मात्र यहाँ पे सुमेलित है, बाकी कोई सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कमाविजदार नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन करता था, इतना आप याद रखिए बस। ठीक है, अब यहाँ देखना है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों पर विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो मराठा शासनकाल के समय छत्तीसगढ़ में धमधा में विद्रोह हुआ था, बरगढ़ में विद्रोह हुआ था, और एक है तारापुर। ठीक है, इन जगहों पे विद्रोह हुआ था। ठीक है, लेकिन कवर्धा में विद्रोह नहीं हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, धमधा, बरगढ़ और तारापुर 3 जगहों पे विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल का कर एवं उसका अर्थ। ठीक है दोस्तों, इसमें बताना है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब इसमें सुमेलित है वो देखिए, टकोली, तो जमींदारों से लिया जाने वाला जो नजराना है, जैसे कि हमने बताया। शायर क्या था, वस्तुओं की जो बिक्री होती थी ना, उस पर जो कर लगाया जाता था, लिया जाने वाला कर, वो था शायर। ठीक है, पंडरी, पंडित गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था पंडरी। ठीक है, लेकिन तराई क्या था, सिंचाई पर लिया जाने वाला कर नहीं था ये। ठीक है, ये गलत है। बाकी टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना, और शायर वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर था। पंडरी गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, कौन सा सही है इस टाइप का। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, ये तो सही है। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। दोस्तों, ऐसा युद्ध तो नहीं कर पाए थे वो। ठीक है, रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों तो ये गलत है। सही है तो सिर्फ ये, भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। ठीक है, कलचुरियों पर, रतनपुर पर यानी कि। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है। ठीक है, 1858 से 1787। ठीक है, उसके बाद 1787 से 1788, 1788 से 1811, 1816 से 1818 तक। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मराठा शासक बताने दोस्तों। ठीक है, तो 1758 से 1787 तक किसने शासन किया, किसने शासन किया, तो ये शासक थे बिंबाजी भोसले। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है बिंबाजी भोसले। ठीक, फिर 1787 से 88 तक, ठीक है, किसने शासन किया, तो वो थे कौन थे, चिमड़ा जी भोसले। कौन थे, चिमड़ा जी भोसले। ठीक है, इसने 1787 से 88 तक शासन किया चिमड़ा जी भोसले ने। फिर 1788 से 1811 तक किसने शासन किया, ठीक है, तो वो थे वेंकोजी भोसले। 1788 से 1811 में इसने शासन किया, किसने, वेंकोजी भोसले ने। ठीक है, उसके बाद है 1816 से 1818 तक कौन शासन करता है, तो बच गया है एक अप्पा सिंह। ठीक है, अप्पा सिंह भोसले, इसने 1816 से 1818 तक शासन किया। ठीक, तो इस प्रकार ये मिलान होता है। ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें 10-20 सेकंड, फिर से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में आ गई। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जैसे पिछले प्रश्नों में हमने बताया,
महिपत राव और आनंदीबाई के बीच में क्या हुआ था, सत्ता संघर्ष हुआ था ना। तो आनंदीबाई ने क्या किया, सत्ता अपने हाथों में हथियार लिया था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद है सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की थी। तो ये भी सही है दोस्तों, सूबेदार ने परगना पद्धति लागू की थी विट्ठल राव ने। ठीक है, तो ये भी सही है, सूबेदार विट्ठल राव के समय ही ये परगना पद्धति चालू हुआ था, जब ये सूबेदार था। ठीक है। सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की। तो ये भी सही है दोस्तों, पिंडारियों ने उस समय लूटपाट मचा दी। ठीक है, लूट की। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों सही हो जाए। ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया आपको पिंडारियों है ना, पिंडारियों ने लूटपाट की थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन पिंडारियों को केशव गोविंद ने क्या किया था, भगाया था, मारा था। ठीक है, लेकिन सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय इन लोगों ने लूट किया था जरूर। ठीक है, ये भी सही है। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं। आनंदीबाई जो है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। ठीक है, अब कितने जो शासक मराठा शासक के समकालीन थे ये आनंदीबाई, है ना। तो इसका आंसर है बिम्बाजी भोसले, चिमड़ा जी और वेंको जी। ठीक है, इन तीनों के समकालीन थी। कौन, आनंदीबाई, बिम्बा जी, चिमड़ा जी और वेंको जी। ठीक है, तीनों की। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। ठीक है, मराठा था ना, इनका नियंत्रण था छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर, किनका, मराठों का। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मराठा शासन एवं उनके कार्य से संबंधित है, सुमेलित है। तो दोस्तों जो वेंको जी भोसले इन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन चलाया। ठीक है, सूबा शासन, इसी के समय सूबा शासन चालू होता है। ठीक है दोस्तों, वेंको जी भोसले के ही समय, है ना। सूबा शासन। ठीक है, तो विट्ठल राव दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लाया था। अच्छा, तो ये वो वाला प्रश्न था। ठीक है, हम देख रहे थे वेंको जी भोसले सूबा शासन, तो वेंको जी भोसले के समय सूबा शासन, सूबेदार वाली शासन वेंको जी भोसले के समय चालू हुआ था। ठीक, तो ये सुमेलित है ना, बाकी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, भारतेंदु साहित्य समिति 1935 में भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस नगर में की गई थी। ठीक है, कौन सा नगर था जहाँ पे 1935 में भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई थी। ठीक है, तो वो नगर था बिलासपुर। कौन सा नगर था, बिलासपुर। ठीक है, जहाँ पे 1935 में भारतेंदु साहित्य समिति की नगर में स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में कौन शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह शामिल नहीं था, बाकी पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त ये सभी शामिल थे। ठाकुर प्यारेलाल जी नहीं गए थे संविधान सभा में। ठीक है, 1946 में जो हुआ था छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अगला प्रश्न, मराठा शासन में सूबा व्यवस्था के संबंध में सत्य क्या है। सत्य यह है दोस्तों कोई कि छत्तीसगढ़ में सूबेदार, छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक अधिकारी होता था। हाँ ये सही है, ये सूबेदार जो है एक अधिकारी होता था भोसला शासन के अंतर्गत। ठीक है, और सूबेदार का पद वंशागत होता था क्या, नहीं, सूबेदार का पद वंशागत नहीं था। सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे क्या। ठीक, तो ये भी सही नहीं है। सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे, ये तो गलत ही है। हाँ, तो सिर्फ एक ही सही है, सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित
और जो भोसला शासक है इनके अधिकारी स्थित थे, छत्तीसगढ़ वालों के जो भोसला शासक वहाँ थे उनका अधिकारी होता था ये। ठीक है, अगला प्रश्न मराठा शासनकाल में मादक द्रव्यों पर लगने वाला जो कर था उसको क्या कहते थे? ठीक है, मराठा शासनकाल में लगता था ये कर, इसे कहा जाता था कलाली। ठीक है, तो जब मादक द्रव्यों का सेवन करोगे तो क्या हो जाएगा? काल हो जाएगा। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, कलाली। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगने के प्रमुख को कहा जाता था, सभी को पता होगा ये, कमाविसदार। क्या कहा जाता था? कमाविसदार। ठीक है, अगला प्रश्न मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की। तो मराठों ने रतनपुर में अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन के लिए 1831 में आदेश पारित किया था? तो वो था रघुजी तृतीय। ठीक है, रघुजी तृतीय ने 1831 में सती प्रथा के लिए सती प्रथा उन्मूलन हेतु 1831 में आदेश पारित किया था दोस्तों, रघुजी तृतीय। कौन था? मराठा शासक। किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई थी? ठीक है, रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई थी कैप्टन एगन्यू ने। ठीक है, रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक कौन थे? कहाँ पर? रतनपुर में क्या बनवाया था? राम मंदिर बनवाया था। और ठीक है, तो वो शासक कौन था? कौन था वो शासक? तो वो था बिम्बाजी भोंसले। कौन था? बिम्बाजी भोंसले। ठीक है, इन्होंने रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण भी कराया था, बिम्बाजी भोंसले जी ने। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वालों में कौन नहीं था? ठीक है, क्या जो 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकले विशाल जुलूस को, ठीक है, रायपुर में निकला था विशाल जुलूस, इसको जो नियंत्रित कर रहे थे ना, उसमें कौन जो शामिल नहीं था, जो दिया गया इनमें से? ठीक है, तो इनमें शामिल नहीं थे वामन राव लाखे जी। ठीक है, हालांकि ये जो जुलूस है ये रायपुर से निकला था, लेकिन वहाँ पे वामन राव लाखे शामिल नहीं थे। लेकिन शामिल कौन थे? जय नारायण पांडे जी, रणवीर सिंह शास्त्री जी और कमल नारायण शर्मा, तीनों लोग शामिल थे मुख्यतः, लेकिन वामन राव लाखे उस वक्त नहीं थे। ठीक है, जब 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में विशाल जुलूस निकला था, ठीक है, निकला था, उसको नियंत्रित करने वालों में ये शामिल नहीं थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो दोस्तों सुबह सुबह वेंकोजी। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिस ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। सुबह सुबह क्या करते हैं कई लोग सुबह सुबह ही व्यंग करने लग जाते हैं। तो सुबह शासन की व्यवस्था किसने चालू की? वेंकोजी ने। ठीक है, याद हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये ट्रिकी प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इसमें, है ना। ये प्रश्न है, मध्य प्रांत की जब विधान परिषद में 1924 से, ठीक है, 1924 से 1926 तक छत्तीसगढ़ से निर्वाचित जो स्वराज दल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, मध्य प्रांत की विधानसभा में 1924 से 1926 तक के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित जो स्वराज दल का सदस्य था वो कौन कौन थे? ठीक है, इनमें थे राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर और घनश्याम सिंह गुप्त, तीनों लोग थे। तो इसको हमें याद करना है ट्रिक से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ट्रिक बना रहे हैं आपको मध्य प्रांत की विधानसभा को। ठीक है, मध्य प्रांत में जो विधानसभा है इसको, मध्य प्रांत की विधानसभा को ई शंकर और श्याम जी गुपचुप देख रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रांत की जो विधान परिषद है इसको ई शंकर और श्याम जी गुपचुप देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। तो मध्य प्रांत की विधानसभा में वाला ये जो सदस्य था स्वराज दल का, ये लोग शामिल थे इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू थी? तो मराठा काल में तो आपको पता ही है, सूबा शासन व्यवस्था लागू था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में
व्यक्ति सूबेदार नियुक्त हुए उनका सही कालक्रम चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों महिपत राव आया था, है ना। उसके बाद आया था विट्ठल राव दिनकर, ठीक है। उसके बाद आया था केशव गोविंद, और फिर बाद में आया था बीकाजी गोपाल। ठीक, जो दिया है इनमें ये है, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात कर कौन था? ठीक है, तो जो प्रमुख आयात और निर्यात कर था ना दोस्तों, वो था शायर। कौन सा था? शायर। प्रमुख आयात निर्यात कर को क्या बोलते थे दोस्तों? शायर बोलते थे। तो ऐसा करिए, आयात निर्यात कर को क्या करते? सवारी में ढो ढो कर ले जा रहे थे। सवारी जो आता था ना, उनसे कर लिया जाता था आयात निर्यात कर। भाई सवारी लोग इसको ले जाओ, उसको लाओ, इसके लिए आयात कर निर्यात कर उनसे लेते थे, है ना। तो ऐसे करके याद कर लेना, क्या है? शायर को आयात निर्यात कर था। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न है इसमें देखना है, सीधा सीधा ये देखना है मराठा प्रशासन में। ठीक है, तो प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी होता था कमामिशदार। ये सही है दोस्तों, कमामिशदार परगना का क्या था? मुख्य अधिकारी होता था। ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित होता था, ये भी सही है। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें न्याय का कार्य करती थी, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन ये जो सही नहीं है, भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी, ये गलत है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा है? ठीक है, तो मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर अधिकार कर लिया, ये तो सही है ना। इसने जब कलचुरियों पर आक्रमण किया था तो रतनपुर पर आक्रमण कर लिया था इसने, भास्कर पंत ने। ठीक है, फिर बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। दोस्तों बिम्बा जी ने नहीं किया था, हमने सुबह सुबह व्यंग बताया ना, सुबह सुबह व्यंग करने लगा तो सुबह शासन बैंकोजी भोसले ने चालू कराया था, तो ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है ना। कौन सा? ये बी वाला। ठीक है, बाकी सभी सभी सही हैं। विट्ठल राव महिपत राव विट्ठल राव पंडित आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे, बिल्कुल सही हैं। और नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए, तो ये भी याद रखना दोस्तों। जो नागपुर का राजा था ना, रघुजी तृतीय, ठीक है, मराठा शासक, इसने छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था लागू किया था। ठीक, तो ये सभी सही है, लेकिन बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया, ये गलत है। ठीक, बल्कि सूबा शासन बैंकोजी ने चालू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न। मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को कौन सा विभाग दिया गया था दोस्तों? ठीक है, कौन सा विभाग दिया गया था? पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा विभाग दिया गया था 1937 में। ठीक है, अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में फिर से मराठा काल कब चालू हुआ था? तो ये 1830 में चालू हुआ था ना, दोबारा। ठीक है, 1830 से 1854, फिर बाद में तो 1854 में डलहौजी वगैरह आ जाता है, तो फिर से अंग्रेजी काल आ जाता है। ठीक है, तो मराठा काल पुनः स्थापित हुआ 1830 से 1854 के मध्य। ठीक, अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में मराठों ने 2 तालुका बनाए थे। ठीक है, वो 2 तालुका कौन थे जिन्हें मराठों ने बनाया था? ठीक है दोस्तों, तो वो था तरेंगा और लोरमी। ठीक है, तरेंगा और लोरमी छत्तीसगढ़ में मराठों द्वारा बनाए गए 2 तालुका थे। ठीक है, तरेंगा और लोरमी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न। मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य कौन था? मध्य प्रांत की विधानसभा में कब? 1913 में नागपुर और छत्तीसगढ़ के नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य कौन था? ठीक है, कौन था वो? तो वो था नथमल मुनिम। कौन था? नथमल मुनिम। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ पे लगभग सिर्फ एक प्रश्न को छोड़ दें तो 700 प्रश्न तक हम दोस्तों पहुँच चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम इसमें 1500 प्रश्न MCQ करेंगे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो हमने यहाँ लगभग 700 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, अच्छा लगता है या बुरा लगता है
ठीक है।